वर्तमान में विकास को लेकर सबसे बड़ी जो दुविधा है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, वो ये है कि जो वर्तमान में तथाकथित विकास है, सो कॉल्ड है मनुष्य का विकास, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वह नेचर के कैरिंग कैपेसिटी के क्या दायरे में है, कैरिंग कैपेसिटी के दायरे में है या नहीं। अगर वास्तव में ये दायरे में है, अगर दायरे में है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मनुष्य का जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये और नेचर कभी अलग अलग नहीं हो सकते। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दोनों का विकास एक साथ है, मतलब प्रकृति के दायरे में ही मनुष्य का विकास है। दायरे में ही मनुष्य का विकास है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि अगर कैरिंग कैपेसिटी के बाहर बियॉन्ड है, तो ऐसे में एक टाइम के बाद नेचर त्रासदी लेके आती है। फिर वहीं से आपदाएं शुरू होती हैं, डिजास्टर्स। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि किस पॉपुलेशन साइज को जो नेचर है या पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकता है, बियर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि नेचर में उपस्थित संसाधन किस पॉपुलेशन को लॉन्ग टर्म तक के लिए। अब यहाँ पे ये टाइम ले लिया मैंने, ये डायमेंशन, यहाँ पे पॉपुलेशन। शुरुआत में धीमी गति से पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर बाद में तेज़ी से बढ़ती है, और ये फिर धीमी हो जाती है। लेकिन अगर यही मतलब जो कैरिंग कैपेसिटी का जो वक्र बनता है, कर्व बनता है, वो बनता है एस शेप में। अगर पॉपुलेशन इसके दायरे के बाहर हो जाती है, कैरिंग कैपेसिटी के बाहर हो जाती है, तो फिर यहाँ से प्रकृति, यहाँ की जो नेचर है या इकोसिस्टम है, यहाँ से डिस्टॉर्ट हो जाता है और यहाँ के पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाती। मतलब इसके संसाधन पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाते और प्रकृति डिग्रेड होने लगती है, क्षरण होने शुरू हो जाता है, इस दायरे के बाहर जाती है। तो फिर हम ये कैसे पहचाने कि किस प्रकार का विकास कैरिंग कैपेसिटी के दायरे में है। जैसे लिंडमान ने कहा था, लिंडमान का जो 10% लॉ है कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही तरफ होती है, एक ही दिशा में। दूसरा कि प्रत्येक पोषण स्तर पे 10% ही बचती है एनर्जी। जैसे यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, अगर वो सूर्य से 100% इनके पास एनर्जी है, तो दूसरे अगले स्तर पर जो प्राइमरी कंज्यूमर है, उनके पास 10% बचेगी। फिर अगले स्तर पर 1%, फिर 0.1%। तो इसका मतलब ये हुआ कि फूड चेन 3 से 4 या 4 से 5, 3 से 4 स्तर के बाद
फूड चेन का विस्तार नहीं हो सकता। पानी तीन से चार स्तर के बाद फूड चेन का विस्तार नहीं हो सकता। मतलब कि 4 स्तर के बाद तो एनर्जी नहीं बचेगी। इसीलिए इधर टर्शियरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि पहला कि एनर्जी न तो क्रिएट की जा सकती है, न तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। वो एक स्थान से दूसरी जगह पे बदल रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म और चेंज हो रही है, ऐसे। सेकेंड लॉ कहता है कि ये मतलब कि इनएफिशिएंट जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है इनएफिशिएंट होता है, एफिशिएंट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि 100% एनर्जी नहीं पहुंच पाती। अब ज़्यादातर एनर्जी लॉस हो जाती है। इसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये एनर्जी ज़्यादातर जो जैसे एक लेवल से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे जो 90% एनर्जी जो लॉस होती है, वह होती है रेस्पिरेशन में, हीट लॉस या अनडाइजेस्टेड वेस्टेज में ये एनर्जी लॉस हो जाती है। अब क्या हम जो लिंडमान का जो 10% लॉ है, लिंडमान का 10% लॉ, उसको हम रिप्लिकेट कर सकते हैं कि हम बेरिंग कैपेसिटी को पहचान लें। एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन जीडीपी का, जिसमें हम ट्रेडिशनल जो जीडीपी है हमारी, ट्रेडिशनल जीडीपी में से हम लॉसेज को माइनस कर देते हैं। जो एनवायरमेंटल लॉस हुआ है, लॉसेज को माइनस कर देते हैं। एनवायरमेंटल लॉस को माइनस कर देते हैं। तो अगर ये लॉस 10% से ज़्यादा हो, 10% हो, मतलब 10% हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वहाँ के एनर्जी को, वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो अपने कैरिंग कैपेसिटी के दायरे से बाहर है। मतलब वहाँ मनुष्य ने जो विकास किया है वो नेचर अब वहाँ पे, मतलब नेचर थ्रेशोल्ड नहीं कर सकती, बियर नहीं कर सकती, वहाँ पे आपदा आ सकती है। और ऐसे क्षेत्र जो ज़्यादा सुपर सेंसिटिव क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र में तो अगर 6 से 7% अगर लॉस हम मेजर कर पा रहे हैं, तब भी वो कैरिंग कैपेसिटी के दायरे से बाहर हो जाती है। तो कई तरीके हैं जो सरकार है, कैंपा फंड बनाई है सरकार ने। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, और फॉरेस्टेशन के लिए कई जो मेजर्स है वो लिए गए हैं। लेकिन ये भी तरीका एक हो सकता है कि अगर हम ग्रीन जीडीपी मतलब अगर मेजर करें कि
किस डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, या ऐसा डेवलपमेंट जो पृथ्वी के कैरिंग, जो नेचर के कैरिंग कैपेसिटी में हो। तो इसका तरीका एक भी ये भी हो सकता है कि अगर लॉस 10% से ज़्यादा है या 10% के दायरे में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर हम लोग वहाँ के कैरिंग कैपेसिटी को पार कर चुके हैं। नेचर वहाँ कभी भी आपदा ला सकती है, और इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बार में ये जो भी उसके परिणाम हैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं और बाद में डिजास्टर बनते हैं। इसको अगर आपको पढ़ना है तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था राजेश गोपाल जी ने। राजेश गोपाल जी वो ग्लोबल टाइगर फोरम के एक मतलब हेड हैं। तो उन्होंने बताया था इसको। तो आप ये जो ग्लोबल टाइगर जो GTF है, ग्लोबल टाइगर फोरम है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1994 में बना था, और उसमें टाइगर रेंज कंट्रीज शामिल होते हैं, जिन देशों में टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। कुछ नॉन टाइगर रेंज कंट्री जैसे UK है, कुछ NGOs भी हैं। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो लिंडमान के 10% नियम को हम यहाँ पर भी 10% लॉ को रिप्लिकेट कर सकते हैं कि कैसे हम ये पहचानें कि जो हमारा विकास है वो कैरिंग कैपेसिटी के थ्रेशोल्ड के अंदर हुआ है, अदरवाइज वहाँ पे जो डिजास्टर है वो लाजमी है।